हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग के 2 मिनट में ये सुन लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तब आगे आप इसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज नहीं। तो देखिए हम लोग इसके अंदर क्या बताने वाले हैं। आपका बीएससी फाइनल के एग्जाम्स चल रहे हैं और सॉलिड स्टेट के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वैसे मैं यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पहले प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है या इस तरीके की चीज़ें आने के चांसेस ज़्यादा है, उस तरीके का कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं और जो पेपर्स आए हैं ये बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से आए हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरीके से पेपर्स नहीं आ रहे थे उस तरीके से पेपर्स आए हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि सिलेबस से बाहर आया है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं पूछी गई है, तो उस तरीके से पूछा गया है। तो मैं इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास में मैसेज आया है, कॉल्स भी आए हैं कि एक बार बता तो दो कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो पढ़ लिया या आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ठीक है, जो भी पढ़ लिया, लेकिन एक बार मैं जो बता रहा हूँ उनको भी देख जाना, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इस वे में आएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न बहुत ही अलग तरीके से पूछ रहे हैं, तो मुझे भी डायरेक्टली पता नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो उनमें से कुछ आ जाए तो अच्छी बात है, तो एक बार देख लीजिएगा उनको भी। दूसरी चीज़, जो मेरे से जिन्होंने बीएससी की कोचिंग की है उन लोगों को मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो हम लोगों ने नोट्स के टाइम पे उन पे इतना फोकस नहीं किया था, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करूँगा। तो वो उन क्वेश्चंस की बात करूँगा जब नोट्स के टाइम पे या हम लोगों ने जब पूरा डिटेल में पढ़ा ना, उस टाइम पे उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ उनको, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें भी पूछी जा रही है जो कभी नहीं पूछी जा रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उन पर, ये ब्रीफली आधे घंटे का वीडियो रहेगा, तो अभी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट पे। तो मैं पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट किस वे में है आप समझ लीजिए, क्योंकि हर बार के हिसाब से आया तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर अनएक्सपेक्टेड वे में जिस तरीके से 2 पेपर हुए उस वे में आया तो फिर पता नहीं किस तरीके से आएगा। तो खैर फिर भी आप पढ़ जाइए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे जनरली लोग 2 यूनिट या 3 यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कोई और यूनिट जो छोड़ रहे हैं ना उसके भी छोटे क्वेश्चंस पढ़ जाए, ताकि आप कुछ ना कुछ लिख पाए वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, बहुत टफ नहीं मतलब बहुत से भी बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 4 यूनिट होते हैं, जैसे जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी पेपर मतलब सिलेबस तो वही है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बाकी 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जैसे फर्स्ट यूनिट है, मैं उसमें इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो मैं मतलब जिसके मुझे लगता है हर बार की तरह अगर बताऊं तो ज़्यादा आने के चांसेस हैं, अभी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एक तो एफसीसी और एचसीपी के बारे में बात करते हैं, एचसीपी और एफसीसी। इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं, इनके संकुलन गुणांक, ये वो इनके ऊपर जो भी है, एचसीपी और एचसीपी का एफसीसी के बारे में कंपैरिजन, तुलना भी पूछ ली जाती है, इनके संकुलन गुणांक के बारे में पूछ लिया जाता है। कुछ भी जो पूछा जाए आप इस पे जो भी चीज़ें दी हुई है ना वो सारा सब कुछ पढ़ के जाए, ठीक है। इसके अलावा रेसिप्रोकल लैटिस, जिसको प्रतिलोमी जालक बोलते हैं, प्रतिलोमी जालक पे हम लोगों ने प्रतिलोमी जालक का पहले डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हम लोग प्रतिलोमी जालक जो है रेसिप्रोकल लैटिस है, इसमें हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मतलब जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए, सरल घनीय के लिए, फिर बीसीसी के लिए, फिर एफसीसी के लिए, तो तीनों के लिए रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात करते हैं, तो वो सारा डिटेल्स के ऊपर पढ़ जाना, ठीक है। इसके अलावा जब छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के बारे में पूछ लिया जाता है, मतलब एक का कोष्टिका और अभाज्य कोष्टिका, कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कई बार इनकी तुलना, इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ पूछ ली जाती है। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस रहते हैं, और न्यूमेरिकल किस वे में, न्यूमेरिकल जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया ना वो न्यूमेरिकल देख जाना एक बार, क्योंकि ऐसे तो कितने न्यूमेरिकल पढ़ोगे आप, ठीक है, तो वो कर जाना। इसके अलावा यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने नोट्स के टाइम पे डिस्कस नहीं की थी या उन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया था, उस पर मैं कुछ 10-1 मिनट के बारे में बताऊँगा अभी, तो उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी यूनिट सेकंड पे बात करता हूँ। यूनिट सेकंड में इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ तो होल इफेक्ट, होल प्रभाव, ये कई बार यूनिट 2 में भी पूछा गया है, यूनिट 3 में भी पूछा गया है, तो होल इफेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इस पे कई बार तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कई बार इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आता है, पूरा डिटेल वे में करना होता है, तो होल इफेक्ट को अच्छे से कर लेना। इसके अलावा क्रोनिक पेनी मॉडल जो है ये काफ़ी बड़ा है वैसे देखा जाए तो,
क्रोनिक पेनी मॉडल काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इस पे कंडीशंस दी गई है। जैसे हम लोग क्रोनिक पेनी मॉडल को स्टडी करने के बाद में लास्ट में फॉर्मूला मिलता है, फिर उस पर हम लोग अलग अलग कंडीशन रखते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या। उन चीज़ों के बारे में जो बात करते हैं ना, वहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस इसमें भी देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि इसकी कंडीशंस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसकी कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे पूरा डायरेक्टली पूरा बड़ा क्वेश्चन तो इस पे मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल पूरा डेरिवेशन करना पड़े, ऐसा तो नहीं आता है, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जनरली इस पे इसकी जो कंडीशंस होती है ना, के और ओमेगा के बीच में रिलेशन आता है, जिसको बोलते हैं परिक्षेपण संबंध। वो जो परिक्षेपण संबंध है उसके बीच, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको डिटेल में स्टडी कर लेना। जो परिक्षेपण संबंध है उसकी भी डेफिनेशन पूछेगा तो वो इसी के अंदर ही आ जाती है, इसी में कवर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम इफेक्टिव मास की। प्रभावी द्रव्यमान क्या है? प्रभावी द्रव्यमान। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, h² अपॉन DE² अपॉन DK, ऐसा इस तरीके का इफेक्टिव मास, जिसको प्रभावी द्रव्यमान बोलते हैं। प्रभावी द्रव्यमान होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी, क्योंकि इस यहाँ पर इफेक्टिव मास का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव होता है उसका मीनिंग पूछा जाता है कि इसका भौतिक अर्थ क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इफेक्टिव मास। तो नेगेटिव इफेक्टिव मास के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि इन चीज़ों पे मैं उन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जिन पे मैंने पहले ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। ये हो गया। तो इन चीज़ों, इन यूनिट नंबर 2 में जो भी पढ़ रहे हैं इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर जाना। फिर तो इसके ऊपर और ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं। एक ब्लॉक थ्योरम पढ़ा, तो ब्लॉक थ्योरम का थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह पढ़ जाना, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर बात करें तो एक है डिबाई मॉडल, स्पेसिफिक हीट के लिए है ये। डिबाई मॉडल जो है किसके लिए है? स्पेसिफिक हीट के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के लिए डिबाई मॉडल गिवन होता है। सॉलिड जो मटेरियल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट के लिए जो एक डिबाई मॉडल है, एक आइंस्टाइन मॉडल है, एक अलग अलग तरीके के मॉडल गिवन है। उनमें मैं डिबाई मॉडल जो है वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बाकी एक वीडेमान फ्रेंज नियम है, ये मतलब जैसे आता है ना ए पार्ट और बी पार्ट, तो जो कम नंबर वाला पार्ट होता है ना, कम मार्क्स का, उसमें वीडेमान फ्रेंज पूछ लिया जाता है। तो डिबाई मॉडल, वीडेमान फ्रेंज और फोनॉन। देखो फोनॉन के बारे में क्या पूछा जाता है। फोनॉन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये दोनों डेरिवेशनल टाइप के क्वेश्चन है। फोनॉन में जो है, फोनॉन की कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, फोनॉन का डेफिनेशन। कभी फोनॉन की फोटोन से तुलना पूछ ली जाती है, कंपैरिजन ऑफ फोनॉन एंड फोटोन। कभी फोनॉन की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, विशेषता पूछ ली जाती है। तो फोनॉन पे इस तरीके से छोटा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी, विशेषताएं, फोनॉन की डेफिनेशन, इसकी फोटोन से तुलना, कंपैरिजन विद फोटोन ऑफ फोनॉन, तो वो पूछ लिया जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 में मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता रहा। यूनिट नंबर 4 की मैं कुछ 2 चीज़ें डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जिसने यूनिट नंबर 4 नहीं पढ़ी है उन लोगों के हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, कि एक तो अति चालकता, एक तो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, इसका डेफिनेशन, और एक ये माइजनर इफेक्ट है, ये माइजनर प्रभाव बोलते हैं इसको, इसके बारे में बात करूंगा। ये सिंपली समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का कंसेप्ट है, 10 मिनट का ये कंसेप्ट है, 10 मिनट का पहला यूनिट के बारे में मैं छोटे से टॉपिक बताऊंगा। तो ये करीबन पूरा आधे घंटे का वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए अभी मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। फिर से मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कि ये तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे तो पहले भी लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ें नहीं आई है। तो क्योंकि पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आया है, जैसे मैंने पहले बताया, और आपको भी पता, आपने देखे हैं, तो आपको मतलब सबको ही पेपर इसी तरीके से लगा है। क्योंकि पिछले 15 ईयर्स में जिस तरीके का पेपर पैटर्न या जिस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उससे बहुत ही अलग अंदाज में पूछा गया है। तो वो ऐसा है। तो आपने जैसा भी पढ़ा है अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। बाकी ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं इस टाइप की चीज़ों के आने के। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए रेलेवेंट है, आप इनको यूज कर सकते हैं, तो एक बार इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं वो जो भी मेरे से पढ़े हैं और पढ़ते वक्त हम लोगों ने जिन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया कि इन पे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, तो उनमें छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उन पे बात करूँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 की 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं। चलिए यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 1। देखिए यूनिट नंबर 1 में कुछ चीज़ें हैं
मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ, उस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं एक दो। छोटा सा कंसेप्ट है 10 मिनट का। देखिए बॉन्डिंग पे एक क्वेश्चन आता है, किस पे? बॉन्डिंग पे, बंद पे, बंद बोलते हैं उसको, बॉन्ड बनाते हैं ना, आयनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, उस पे जो क्वेश्चन इस तरीके से आता है। इस पे क्वेश्चन देखो ये आया हुआ भी है, छोटा क्वेश्चन है, कैसे है सुन लीजिए ध्यान से। किसी आयनिक क्रिस्टल में स्थितिज ऊर्जा का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना है, और उसके कर्व के बारे में पूछा, ये आलेख पूछा गया, मतलब ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ ऐसा, ये थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं बनाया गया, एग्जैक्टली ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है। मैं बता देता हूँ इसके बारे में क्या है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ पूछी जाती है इसके ऊपर, एक दूसरी चीज़ इसी टॉपिक में है सारी चीज़। एक चीज़ ये पूछी जाती है, प्रतिकर्षी घातांक का आयनिक क्रिस्टल, प्रतिकर्षी घातांक नियतांक होता है ये, इसको बोलते हैं रिपल्सिव एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, रिपल्सिव एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये भी बोलते हैं इसको। ये और आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता, संपीड्यता को बोलते हैं कि आयनिक क्रिस्टल का कंप्रेसिबिलिटी, कि उसको कितना दबा सकते हैं, उसके लिए एक कोफिशिएंट होता है जो ये मेजरमेंट शो करता है कि उसको कितना हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए एक कोफिशिएंट गिवन होता है, बीटा बोल देते हैं हम लोग उसको। इस बीटा और इसको बोलते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं रो। इन रो और बीटा के अंदर हम लोगों का एक रिलेशन सेटअप करना होता है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। और ये जो रिलेशन लास्ट में जाके मिलता है उसको बॉन्ड मेयर रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड मेयर, बॉन्ड मेयर संबंध, बॉन्ड मेयर रिलेशन बोलते हैं इसको। तो एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है, या तो बॉन्ड मेयर रिलेशन बोला जाएगा तब भी ये चीज कैलकुलेट करनी है, या फिर ये प्रतिकर्षी घातांक का नियम, मतलब घातांक नियतांक और क्रिस्टल की संपीड्यता में रिलेशन, मतलब रिपल्सिव एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट एंड कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट के अंदर एक रिलेशन है। तो वो बॉन्ड में रिलेशन ही होता है, वो नाम दे तब भी यही करना है, ये चीज़ बोले तब भी यही करना है, ठीक है। अब मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। क्या है? ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि देखिए भैया कैसा है, बॉन्ड बनता है ना, आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, आयनिक बंध है ना। ऐसा है कि जैसे कोई एटम है, जैसे NaCl का एक बॉन्ड बनता है, NaCl का, तो बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड कैसे बनता है? ये नज़दीक आता है इसके, ठीक है ना। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जिसके पास में कम इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, नज़दीक आ जाते हैं और एक बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। तो कितना नज़दीक आते हैं बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी मटेरियल होता है तो कितना नज़दीक आते हैं एक दूसरे के, कितने क्लोज आते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा है कि जैसे एक एटम है, आप ऐसे समझ लीजिए जनरल, इन जनरल एक एटम है, ये इसमें न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसके अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। एक दूसरा एटम है इधर, इधर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना। अब जब क्लोज आते हैं तो क्या होता है, जैसे इसका ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये भी इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये नज़दीक आते जाएंगे, नज़दीक आते जाएंगे, नज़दीक आते जाएंगे। दूसरी चीज़ एक और होता है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? इनके बीच में होगा रिपल्सन, प्रतिकर्षण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में। दूसरी चीज, जब नजदीक आएंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हैं, आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, ठीक है। जब दूर रहते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करता है, ज्यादा जो फैक्ट, ज्यादा वैल्यू जो होता है, ज्यादा मान किसका होता है? आकर्षण बल का, अट्रैक्शन फोर्स का ज्यादा होता है। और जब नजदीक आते हैं एक लिमिट ऐसी आती है वहां पे आकर्षण बल से ज्यादा प्रतिकर्षण बल का मान होने लग जाता है, ठीक है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल से क्या मिलता है अपने को? स्थितिज ऊर्जा मिलती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। आकर्षण
U अट्रैक्शन ये मान लो, और U रिपल्सन। प्रतिकर्षण और आकर्षण से दोनों से क्या होते हैं, दो पद मिलते हैं, दो टर्म मिलते हैं, और उनको योग करेंगे, उनका एडिशन करते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कुल स्थितिज ऊर्जा मिल जाती है। और कोई भी चीज अगर स्थिर है या स्थायित्व है, उसका स्टेबल है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। मतलब साम्य अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम की। कोई स्टेबल है तो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए मेरी बात को। तो देखो, ये नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी आकर्षण की। आकर्षित हो रहे ना, तो अट्रैक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अट्रैक्शन की, वो ऐसे होती है जैसे कि Q1 Q2 अपॉन जो जितनी भी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये R ऐसे ले लेता हूँ, है ना। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अट्रैक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, ऐसे होती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन या इनके बीच की बात करो तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आ जाएगा। लेकिन इसको सिंपल वे में हम लोग ऐसे लेते हैं Ke² अपॉन R, और इसके साथ में जैसे मान लो n पार्टिकल है, ये तो एक के लिए होगा, n ऐसे मान लो n पार्टिकल है, मतलब n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉनों के लिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इनटू एक कोफिशिएंट और आता है अल्फा क्रिस्टल के अंदर। जनरली तो हम लोग एक चार्ज ये होता है, एक चार्ज ये होता है, तब तो इन दोनों के बीच में जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं सिंपल ऐसे लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R ऐसे लेते हैं। लेकिन जब क्रिस्टल की बात की जाती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है Ke² n अल्फा। n तो मतलब पार्टिकल्स की संख्या को बता रहा है, और अल्फा क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको जो ये कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं मेडेलुम नियतांक, मेडेलुम कांस्टेंट। स्पेलिंग आई थिंक ठीक ही होगा, मेडेलुम कांस्टेंट। ये अल्फा, इसके ऊपर मैं अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मेडेलुम कांस्टेंट के बारे में। तो ये इस तरीके से होता है। जब नजदीक आते एक लिमिट ऐसा होता है, उसके बाद में प्रतिकर्षण बल ज्यादा काम करने लग जाता है। नजदीक आते हैं तो अट्रैक्शन से पास में आ गए, उसके बाद में प्रतिकर्षण रिपल्सन फोर्स काम करने लग जाता है, और जो रिपल्सन फोर्स का फैक्टर आता है वो इस तरीके से दिया जाता है। देखिए, अब सुनिए मेरी बात को। ऐसा है, देखो रिपल्सन फोर्स का जो फैक्टर है वो इस तरीके से दिया जाता है। ये बी एक कांस्टेंट हो गया, e⁻⁻r अपॉन रो। रो जो है, रो क्या है, ये जो मैं बोल रहा था प्रतिकर्षण नियतांक जिसको बोल रहे हैं, रिपल्सिव एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्रतिकर्षण चरघातांकी नियतांक बोलते हैं रो को। r तो है डिस्टेंस है, ठीक है, बी कांस्टेंट है। ये ये रिपल्सन फोर्स का है, अट्रैक्शन फोर्स का भी मैंने बता दिया। तो दोनों का इस तरीके से होता है। तो एक तो ये है और एक ये जो मैंने बताया वो। तो अभी अपने पास में दो फैक्टर है जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक तो अट्रैक्शन वाली, ये अट्रैक्शन वाली है, ये रिपल्सन वाली, ये आकर्षण की, प्रतिकर्षण की। आकर्षण वाली को तो के अल्फा NE² जैसा भी मैंने बताया, और ये आ जाएगा NB, एक पार्टिकल के लिए B e⁻⁻r अपॉन रो है, ऊपर बताया, n पार्टिकल के लिए n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसके हिसाब से जब कर्व बनाते हैं हम लोग, इसके हिसाब से जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। ग्राफ बनता है ना एनर्जी का, तो देखो पहले आकर्षण की अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा काम कर रहा है और ये नेगेटिव में है, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है ऐसे। ठीक है, फिर प्रतिकर्षण वाला हावी हो जाता है, तो प्रतिकर्षण वाला पहले कम होता है, फिर प्रतिकर्षण वाला हावी हो जाता है, तो प्रतिकर्षण का बल ऐसे काम करता है। ठीक है, तो नजदीक इधर और नजदीक आते हैं, ये r है, डिस्टेंस है इधर, और इधर एनर्जी है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो जब नजदीक जाते हैं तो ये वाला फैक्टर ज्यादा बड़ा होने लग जाता है, और नजदीक जाते हैं तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव में इस तरीके से जाने लग जाता है। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है अपने को। रिजल्टेंट की पहले तो ऐसे चलता रहता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है, और फिर उसके बाद में पॉजिटिव में चली जाती है ऐसा। तो यहाँ पर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है, ये वाला, वहां पर आके दो पार्टिकल आपस में रुक जाते हैं और वहां पर बॉन्ड बन जाता है। और इस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये हो गई, मतलब ये r0 डिस्टेंस बोल लो इसको, r0, ये बंद लंबाई हो जाती है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है अपने को ऐसा। तो जो कि दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, उन दोनों का एडिशन, ये दोनों का योग करेंगे तो फाइनली ये मिलता है, और दोनों का अलग अलग बनाएंगे तो ऐसा मिलता है।
ठीक है। रिपल्सन का तो ऐसा मिलेगा और ये अट्रैक्शन का ये ऐसा मिलेगा, नेगेटिव में है ना तो ये नेगेटिव में ऐसा। ये ग्राफ है इनका, तो ये ग्राफ जो दिया गया है ऐसा, ये वाला, ये थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ, ये ऐसा आता है, ये मतलब इतना बेंड नहीं आता, ये ऐसे आता है, ये ऊपर वाला है ऐसे ऐसे चलता है, और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये मतलब रिजल्टेंट ऐसा है, और ये जो आता है वो एक ऐसे आता है, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का क्या है, कर्व है अपने पास में, ग्राफ है। चलिए अब ये देखिए, ये एक टोटल एनर्जी है वो इस तरीके से आ गई। अब देखिए इसका आगे का हम बात करते हैं, जो बॉन्ड मेयर रिलेशन है उसके बारे में, और जो दूसरी चीज पूछा गया है कि कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, उसके बारे में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया। अब देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये है। अब हम लोग जब नज़दीक आते हैं तो उस लेंथ की बात करेंगे जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, मतलब साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे U जो है मिनिमम होगी, स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी, और स्थितिज ऊर्जा अगर मिनिमम होती है, स्थितिज ऊर्जा ये है, ये मिनिमम है, तो कोई भी चीज़ मिनिमम या मैक्सिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, वो 0 के बराबर आएगा। डिफरेंशिएशन क्या है, 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर किया, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर रखेंगे तो कुछ कट पीट जाएगा और यहाँ से b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, b जो कि कांस्टेंट है। देखो इसको 0 किया और इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला मुझे डिफरेंशिएशन। इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, तो ये उधर चला जाएगा, ये उधर जाएगा, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट होकर b का वैल्यू मिल जाएगा, और b का वैल्यू ये मिलेगा अपने को। क्लियर है? तो अपने को क्या हुआ, b का वैल्यू मिल गया, तो b का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये जो b का वैल्यू है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में वापस से पुट कर दो b का वैल्यू, तो b का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी में पुट किया तो फाइनली अपने को पोटेंशियल एनर्जी ये मिल गई। ये क्या मिल गई मुझे, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। ये पोटेंशियल एनर्जी कब मिली, ये पोटेंशियल एनर्जी तब मिली जब वो बॉन्ड बना के रखें, ठीक है ना, मतलब साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अब देखिए मुझे इस रो के बीच में टारगेट क्या है, यहाँ पे बोला गया है, एक लाइन बोली गई है कि संपीड़िता और ये जो रो है ना इसके बीच में रिलेशन सेटअप करना है। संपीड़िता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़िता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी का कांस्टेंट होता है बीटा, और ये जो रो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सेटअप करना है जिसको बॉन्ड मेयर रिलेशन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में बॉन्ड मेयर के फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए U आ गया पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैं इसको री एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान दे लीजिए पहले। तो देखो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना संपीड़िता, संपीड़िता ऐसा कि मैं प्रेशर लगाऊं तो उसके आयतन में कितना चेंज होता है, आयतन कितना कम होता है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है व्हेन आई अप्लाई द प्रेशर ऑन द पर्टिकुलर क्रिस्टल। तो उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से दिया जाता है। ये जो बीटा है ना इसको बोलते हैं संपीड़िता नियतांक, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट बीटा को बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से V वॉल्यूम है, P क्या है, dV बाई dP क्या है कि प्रेशर के साथ में वॉल्यूम कितना चेंज होता है उसकी रेट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ये ऐसे होता है dQ इक्वल टू du प्लस PdV। अब जब हम इसको क्या है जो ये कंडीशन है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं कि हम लोग जो सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लोअर टेम्परेचर्स पे करें, न्यून तापों पे। और जब न्यून तापों पे कैलकुलेशन करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, मतलब एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, मतलब dQ 0 होता है। और dQ 0 कर दिया तो du इक्वल टू PdV आ गया, और P का वैल्यू क्या हो गया, du अपॉन dV, ऐसे आया। अरे ये चीज़ सही है ना, du अपॉन dV क्या आ गया, माइनस P के इक्वल आ गया। क्लियर है? अब देखिए du अपॉन dV क्या आ गया, माइनस P के इक्वल आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ लेके आनी है dV अपॉन dP, dV अपॉन dP लेके आनी है, ताकि मैं इसका वैल्यू रखूँ और कुछ ना कुछ मेरे पास में कुछ सिंप्लीफाई हो, कुछ आगे मेरे को पता चले कि अब क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या किया है मैंने, du अपॉन dV जो है इसे P आ गया, तो ये P और V में रिलेशन चाहिए, तो P का मैं V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। P का V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ये डिफरेंशिएशन किया तो इधर ये मिल गया, दिख रहा है ना, ये विजिबिलिटी ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा ये वाइट हो गया है, ठीक है। तो चलो तो माइनस dP अपॉन dV है, ये माइनस dP अपॉन dV जो आया है ना, ये एक्चुअल में क्या है, इसका उल्टा वैल्यू है ना, तो इसका उल्टा वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
इस चीज़ को 1/बीटा और ये उल्टा हो जाएगा तो -v dp/dv ऐसे हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों को उल्टा कर दिया। तो वो जो dp/dv नीचे आया ना उसको यहाँ पे रख देंगे फिर। तो देखिए ये जो dp/dv आया ना उसको वहाँ पे रख दिया और वहाँ पे रखा तो ये वैल्यू आ गया d²u/dv²। चलिए इतनी बातें हमारे पास में क्लियर हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका सेकंड पेज कहाँ गया, ये रहा इसका सेकंड पेज यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या था, मुझे कैलकुलेट करना था, एक रिलेशन कैलकुलेट करना था मुझे किसके किसके बीच में, मुझे एक रिलेशन कैलकुलेट करना था रो और बीटा के बीच में, है ना, एक तरीके से। अब देखो यहाँ पर बीटा चल रहा है, यहाँ पर ये बीटा आ रहा है, इधर d²u/dv² है ना, इसको मैं किसी ना किसी तरीके से क्या करूंगा, इसको रो में लेके आने की कोशिश करूंगा। इसका वैल्यू जो रो में आता है वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि u पोटेंशियल एनर्जी का अपने को वैल्यू पता है कि अट्रैक्शन वाला और रिपल्सन वाला दोनों आते हैं, रिपल्सन वाले में रो आता है, तो उससे मैं यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करूंगा, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा और ये लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उससे बात करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक अजम्पशन लिया गया है, ध्यान से देख लीजिए क्या किया गया, अजम्पशन लिया गया है। NaCl क्रिस्टल है और NaCl क्रिस्टल है जो उसका जो पर एटम, अगर उसका मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम है, उसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है एक एजम्पशन लिया गया है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसका पर यूनिट पार्टिकल या पर पार्टिकल उसका जो वॉल्यूम है वो कितना कंसिडर किया गया है, 2r³। कितना, 2r³। एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है कितना है, 2r³। n पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा उसका n पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। अब देखो ये वॉल्यूम आ गया, ये r और वॉल्यूम में रिलेशन है ना। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, v का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, v का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। चलिए अब धीरे धीरे चीजें उससे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए करने वाले हैं हम लोग कुछ चीजें। तो v का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ये मिल गया मुझे। अब देखो du/dv ऐसा है, इसको मैं इससे कनेक्ट करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं इसको r से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। ये du/dv ऐसे है, dr से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। ऐसे करने का फायदा ऐसा है कि ये जो dr/dv है ना, ये dr/dv का उल्टा है, तो ये चीज मैं यहां पे पुटअप करके इसको r के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ये du/dv है, इसको dr से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा बन गया, वापस से कैंसिल करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। तो ऐसा किया तो dr/dv आ गया, तो dr/dv जो आया ना इसका वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मतलब सॉरी इसका वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं नहीं रख रहा, अभी आगे रखूंगा। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन किया, ये u है, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो d²u/dv², तो एक और बार डिफरेंशिएशन किया, पहले इसको रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको रख लिया, ठीक है ना। चलिए ये चीज अपने को यहाँ पे मिल गई, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब हमने यहाँ पर dv/dr का वैल्यू जो कैलकुलेट किया था ना उसका उल्टा है, तो वो रख सकता हूँ मैं यहाँ पे dv/dr का वैल्यू। चलिए तो ये जो है u है यहाँ पे, ये जो है इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करो। एक चीज तो ये है कि साम्य अवस्था की बात करूं मैं इक्विलिब्रियम की, तो du/dr क्या होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि साम्य अवस्था पे पोटेंशियल एनर्जी u क्या होता है, मिनिमम होता है, और u मिनिमम होगा तो ये du/dr क्या होगा, 0 होगा। ये 0 होगा तो यहाँ पे 0 कर देंगे। दूसरी चीज, इसका वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो दोनों का ये तो वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा, और इस टर्म में dr/dv का वैल्यू वहाँ से ऊपर से रखेंगे तो ये आ जाएगा। चलो ये वैल्यू आ गया, ये d²u/dv² का वैल्यू आ गया मेरे पास में, ठीक है, और ये r की टर्म में आया। इसका मैं क्या करूं, देखो इधर इस तरफ बीटा का वैल्यू d²u/dv² की टर्म में आया था, तो d²u/dv² का जो वैल्यू है इसका वैल्यू यहां से पुट कर दो ना, अपने पास में आ गया d²u/dv² का वैल्यू, ये यहां पे आ गया, तो इसका वैल्यू यहां से पुट कर दो। यहां से पुट किया, ये यहां पे पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे पुट किया तो देखो क्या आया, ये आ गया। इसका वैल्यू मैंने इसका वैल्यू ये पुट कर दिया, ये आ गया। एक स्पेसिफिक कंडीशन में साम्यावस्था की स्थिति में बीटा को बीटा नोट बोल दिया बस, ठीक है, ये आया। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही, मतलब क्या है,
आउट कर दो, देखो ये वाला और ये वाला बीटा के टर्म्स में रखना है ना, तो आप n को n से कैंसिल आउट करोगे, n स्क्वायर से n बच जाएगा, यहाँ पे a क्यूब से a बच जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 18 बच जाएगा, तो ये बच गया। तो इसको इस तरफ भेज दो तो 18 na और ये बीटा नोट था ये मिल गया। ये क्या है अपने पास में बॉन्ड में रिलेशन है, तो ये बॉन्ड में रिलेशन आ गया। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया, एक तरीके से रो मतलब एक प्रतिकर्षण जो नियतांक था उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लिया और बीटा की हेल्प से कैलकुलेट किया। डायरेक्ट रो और बीटा में रिलेशन फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन ये रो और बीटा की हेल्प से अपने पास में मिल गया, तो ये बॉन्ड में रिलेशन बोलते हैं इसको। और ये जो इसको दूसरे फॉर्म में बोला गया तो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट संपीड़ितता नियतांक की सहायता से ज्ञात करना था, तो वो भी आ गया। तो वो पूछा जाए या बॉन्ड में रिलेशन पूछा जाए, डेरिवेशन ये आएगा। मैं एक बार थोड़ा सा इसको हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखिए क्या क्या है इसमें, ऐसा है कि जो दो एटम पास में आते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन दोनों काम करते हैं। तो प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन में क्या है, दोनों जब टर्म आते हैं तो टोटल जो एनर्जी है प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन दोनों की वजह से आएगी। U जो है वो UC प्लस UR की वजह से आएगी, और जब नज़दीक आएंगे साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में U क्या होगा, मिनिमम होगा, और U मिनिमम होगा तो हम लोगों ने U का वैल्यू कैलकुलेट किया है और उसके लिए ग्राफ भी बना दिया, ग्राफ मैंने बताया अभी, ठीक है। तो U का वैल्यू है ये अट्रैक्शन वाला टर्म, ये रिपल्सन वाला टर्म, और इसका मिनिमम कैलकुलेट करना तो R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर कर दो तो R का वैल्यू आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर किया तो यहाँ से R का वैल्यू मिल सकता है, लेकिन हमने यहाँ से B का वैल्यू R के टर्म में कैलकुलेट कर लिया, और B का वैल्यू जब कैलकुलेट किया तो B का वैल्यू यहाँ पे वापस से पुट किया तो ये आ गया, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू आ गया अपने पास में, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने बीटा जो होता है वो ये होता है, तो बीटा को डिफरेंशिएशन करके और उसको वहाँ से कनेक्ट किया है, बॉन्ड में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल। हाँ जी, देखो न्यूमेरिकल देख लो इसके ऊपर। न्यूमेरिकल ऐसा है, प्रूव दैट मेडुलम कांस्टेंट ऑफ वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल इज दिस वन। ये बोला गया कि मेडुलम जो कांस्टेंट है ना, मेडुलम कांस्टेंट क्या होता है, अल्फा जिसको बोल रहे थे। अब देखो ऐसा है कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, उसके अंदर जो फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसमें फॉर्मूला जो आएगा ना, उस फॉर्मूले के अंदर जो k² या a आता है, उसके अलावा जो कोफिशिएंट बचता है वो क्या आता है अपने पास में, वो मेडुलम कांस्टेंट ही एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन अलग तरीके से भी आया हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है वैसे। जैसे मान लो कि एक वन डायमेंशनल क्रिस्टल है, वन डायमेंशनल क्रिस्टल मतलब जैसे प्लस बन गया, फिर उसके साथ में माइनस कनेक्टेड है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा है। तो इसमें जो कैलकुलेट किया गया वो ऐसे कैलकुलेट किया गया, जैसे मान लो ये माइनस वाला आइटम है, यहाँ से देखो ये माइनस वाला आइटम, इसके साथ में दो प्लस वाले कनेक्टेड है ना, आर दूरी पे दो प्लस वाले हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इसकी वजह से और इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, प्लस प्लस है दोनों, ये माइनस का इसके दोनों तरफ प्लस के हैं, तो क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस कितना R ऐसा है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस माइनस है तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक तरीके से मतलब अट्रैक्शन का हो गया ना, ये प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन हो गया, तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव K और दोनों E इक्वल चार्ज है तो E² अपॉन R, और 2 है इसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कितने हो गए, 2 टर्म आ गया, ठीक है। फिर ये आगे इधर और आएंगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा। फिर ये तो R डिस्टेंस पे हो गया, ये तो फिर 2R डिस्टेंस पे रहेंगे, ये 2R पे भी 2 आएंगे, फिर 3R पे भी 2 आएंगे, फिर 4R पे भी 2 आएंगे, इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस तरीके से टोटल टर्म्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐसे मिलता है डायरेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहले अट्रैक्शन वाले, सॉरी रिपल्सन वाले, सॉरी अट्रैक्शन के नेगेटिव वाले, क्योंकि पास में पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन वाले आगे, फिर रिपल्सन वाले आएंगे, रिपल्सन वाले आएंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव के पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव कॉमन ले रखा, तो पहले एक पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अभी के लिए इतना ध्यान रख सकते हो, अपने डेप्थ में नहीं जाना है, इतना ध्यान रख लीजिए। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, दो के डिफरेंस है, R 2R 3R 4R, इससे डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये जो टर्म बच गया ना, इसका वैल्यू, ये जो टर्म आया वो अल्फा के इक्वल कर दिया इसको, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अल्फा के इक्वल कर दिया, ठीक है। अल्फा के इक्वल किया, अल्फा के इक्वल एक्चुअल में ये नहीं होगा, ये 2 भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि E² अपॉन R, इसके साथ में जो भी आता है वो अल्फा में आ जाता है। तो अल्फा में क्या जाएगा, यहाँ से अल्फा में जाएगा ये पूरा टर्म अल्फा के अंदर जाएगा,
ये 2 भी जाएगा और ये सब कुछ ये वाला भी, ठीक है। ये अल्फा के अंदर चला गया, यहाँ से 2ln, और इसका सिंप्लीफाइड वे में बात करूँ तो ln2 का अगर हम लोग प्रसार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ln2 कर दिया। अब ये जो 2ln2 बचा इसको अल्फा लिख दिया, तो अल्फा क्या आया, 2ln2। तो ये इस तरीके से, ये वैसे क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं आया हुआ, ये दूसरी यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, पर देख लीजिए ये इस तरीके से आता है, ठीक है। इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया है, वो मैं बता देता हूँ। इस तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया है, वो मैं बता देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से है, ये देख लीजिए, ये आया हुआ है। किसके बारे में पूछा है, यहाँ पे NaCl के मेडुलुंग नियतांक के बारे में पूछा है। मेडुलुंग कांस्टेंट जो है वो किसका, NaCl का। वहाँ पे 1 डायमेंशनल क्रिस्टल का पूछा था, यहाँ पे किसका पूछा है, NaCl का पूछा है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो NaCl क्रिस्टल होता है ना, NaCl क्रिस्टल वो कुछ इस तरीके से होता है। NaCl जो क्रिस्टल है, एक सेकेंड, NaCl का जो क्रिस्टल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। NaCl का जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है। Na और Cl इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये रेड वाले हैं वो Na समझ लीजिए, तो ये बाकी कैसे हैं, Cl कनेक्टेड है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बेस पे हम लोग, जैसे 1 डायमेंशनल में तो अपने को डिस्टेंस पता थी कि जैसे r डिस्टेंस है, फिर ये रहेगा तो ये 2r डिस्टेंस पे रहेगा, फिर ये रहेगा तो ये 3r डिस्टेंस पे रहेगा, ऐसे पता चल रहा है। लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्टली डिस्टेंस अभी किस तरीके से ध्यान रखोगे वो आपको ध्यान नहीं रखना, बस वो एक चीज़ को ध्यान रख लेना। क्या चीज़, वो चीज़ ध्यान रख लेना, वो जो है, एक सेकेंड, एग्ज़ाम टाइम है तो एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो आप इसको। अभी ये है इस तरीके से कुछ, हाँ जी देखो, NaCl जो क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल के अंदर ऐसा है, क्यूबिकल टाइप का FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है, FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी मैंने बताया FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो एटम्स जो होते हैं कॉर्नर्स पे भी होते हैं, FCC में कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, और बीच में भी यहाँ पे भी होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे यहाँ पर कुछ लेंथ आएगी, वो मान लो कि ये नियतांक A है, ये डिस्टेंस, तो ये A के बराबर हो जाएगा। ये वाला जो डायगोनल है ये विकर्ण होता है, √2a होता है। क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है। अब अलग अलग जगह पे पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन के हिसाब से जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग रहेगी, और फाइनली जो अपने पास में जो फॉर्मूला मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। अगर हम लोग सारे टर्म कैलकुलेट करते रहते हैं ना, तो सारे कुछ टर्म्स लिख के भी डॉट डॉट कर दिए, सारे टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये इसको इस तरीके से लिख दिया, -ke²/a, तो ये डिस्टेंस है, बाकी के जो टर्म्स है वो इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और ये जो टर्म्स है, अब ये जो मिला अपने को, ये क्या है, एक तरीके से अल्फा के इक्वल है। तो ये अल्फा जो आया ना मेडुलम कांस्टेंट, वो अल्फा के इक्वल है, क्योंकि ke² जो कांस्टेंट यहाँ पे जो भी लेंथ आता है, जैसे लेंथ यहाँ पे a कर दिया, इसके साथ में जो भी आता है ना वो अल्फा के इक्वल होता है, नेगेटिव में होता है, ये अल्फा के इक्वल होता है। तो ये वाला जो टर्म है ना ये अल्फा के इक्वल आएगा NaCl में। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल में तो इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, NaCl में थोड़ा लेंदी होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, इसको रट लेना मतलब, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये मेडुलम कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। ये मेडुलम कांस्टेंट आ गया। अभी ये यूनिट नंबर 1 की मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। एक बात और बता देता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकली और बता देता हूँ, क्या पता आ जाए। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो हर बार के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इस बार तो इम्पोर्टेंट तो रहा ही नहीं ना, कुछ भी आ रहा है, तो उस तरीके से बता रहा हूँ। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, किसी को ये PDF चाहिए हो तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा, मतलब व्हाट्सएप कर देना, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है ना उन पे। देखो ऐसा है, कई बार पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू पूछ लिया जाता है।
पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू पूछ लिया जाता है, मतलब न्यूनतम मान स्थिति ऊर्जा का। तो किसी भी चीज़ का न्यूनतम मान कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी हो सकता है, कुछ और भी दिया हुआ हो सकता है। यू का वैल्यू आर के टर्म्स में गिवन होगा, ए बी कॉन्स्टेंट आर के टर्म्स में। अब अगर आपको यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू पूछा तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करो बस। सबसे पहले डी यू बाई डी आर, इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 के बराबर पुट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर पुट करोगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा। जो भी आर का वैल्यू मिले ना वो यहाँ पे आके पुट कर देना वापस से, जो मान आएगा वो यू का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्या करना है, मिनिमम कैलकुलेट करना, तो इसका डिफरेंशिएशन करो आर के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करो आर के रेस्पेक्ट में और 0 के बराबर पुट कर दो। इसको 0 के बराबर पुट कर दो, यहाँ से आर का वैल्यू मिलेगा, आर का वैल्यू वो जो भी आर का वैल्यू मिले ना वो यहाँ पे पुट कर दो लाके। आर का वैल्यू मिला, जैसे यहाँ से आर का वैल्यू क्या मिला, ये मिल गया। आर का जो भी वैल्यू मिला ना ए और बी के टर्म्स में, इसको लाके वहाँ पे वापस से पुट कर दो। ये कहाँ पे, ये वाला वैल्यू वापस से ले जाके पुट किया आर का वैल्यू, तो ये मिल गया, ये यू मिनिमम है। तो कई बार अगर यू मिनिमम पूछ लिया जाता है तो यू का जो भी एक्सप्रेशन गिवन है ना उसका डिफरेंशिएशन करो आर के रेस्पेक्ट में, 0 के इक्वल पुट कर दो और 0 के इक्वल पुट करो, आर का वैल्यू मिल जाएगा, उस आर का वैल्यू वहाँ पे ले जाके पुट कर दो, ठीक है, मिनिमम मिल जाएगा। चलो ये यूनिट नंबर फर्स्ट की बातें होगी। अभी मैं किस पे बात करूँगा, यूनिट नंबर सेकंड की कुछ बात करूँगा, इस पे नेगेटिव इफेक्टिव मास पे, ऋणात्मक द्रव्यमान की बात करूँगा, ऋणात्मक द्रव्यमान की बात करूँगा। देखो क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, सपोज इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, वो जो एक तो बाहर घूम रहा है ऐसे फ्री घूम रहा है, उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं, क्रिस्टल का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे घूम रहा है ना, मतलब फ्री जब घूम रहा है तो उसका जो मास होता है उसको हम लोग लेते हैं 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। लेकिन जब क्रिस्टल के अंदर होता है वो, तो क्रिस्टल के अंदर है तो हम लोग अगर कैलकुलेशन करें उसका, तो उसका जो मास है वो इतना वैल्यू नहीं देता है। ऐसा नहीं कि मास वैसे डायरेक्टली उसमें से कुछ कम हो गया, इलेक्ट्रॉन में से कुछ कम नहीं हुआ, एक्चुअल में उसका जो इफेक्टिव प्रभावी मान है वो अलग हो जाता है। इफेक्टिव मास जो है उसका अलग हो जाता है और जो प्रभावी मान है वो उसको m स्टार से लिखा जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है m स्टार का वो होता है h⁻d²E/dk², इस चीज पे डिपेंड करता है। और ये वाला जो टर्म है ना ये क्रिस्टल पे डिपेंड करता है कि क्रिस्टल किस टाइप का है, उसकी एनर्जी के साथ में कैसे वेरी करती है उसके बेस पे। तो m स्टार का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ये तीनों ही आ सकते हैं। मतलब एक्चुअल में हम लोग बोले तो इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव, तो नेगेटिव वैसे डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इफेक्टिवली, ताकि वहां पर चीजें, ये सारी जो कंडीशंस है वो एप्लीकेबल हो, सारे जो कंजर्वेशन लॉज है वो एप्लीकेबल हो, वो संतुष्ट हो सके, उसके लिए उसका जो वैल्यू है वो इफेक्टिव मास की तरह हो जाता है। मतलब इफेक्टिव मास बोल देते हैं, और वो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव मास है एक वर्चुअल कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है, मतलब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि मास नेगेटिव हो गया, बट ये कैसा है, वर्चुअल कंसेप्ट है एक। अब ये जो कंसेप्ट है, तो यहाँ पर एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऋणात्मक द्रव्यमान का, तो m स्टार का जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा वो लिख सकते हो कि ये होता है, और इसका वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और तीनों चीज ही हो सकती है। अब नेगेटिव जो वैल्यू है द्रव्यमान का, उसको एक एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ बताएगी ये, और वो एक्सपेरिमेंटली क्या चीज़ बताएगी उसके बेस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो आप। क्या बताया गया, ऐसा है कि जैसे मान लो कि आपका क्रिस्टल है, ऐसे ये कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के आगे एक ग्रिड लगा दो, ग्रिड मतलब एक जाली ऐसे लगी हुई है, ये जाली, एक जाली लगी हुई है ऐसे, एक नेट लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज रहे हैं, और ये जो ग्रिड है इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस ग्रिड को, जैसे ये जो टिक 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 दिखाया ना, ये क्या है, ग्रिड है। तो ग्रिड को क्या कर दिया हमने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस ग्रिड से निकल के इस क्रिस्टल पे आएगी तो किस किस तरीके का बिहेवियर शो होगा, उसके बेस पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि मास नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। तो ऐसा है, ये क्रिस्टल है, ये ग्रिड है। तो हम लोगों ने 2-3 कंडीशन बोली, यहाँ पे देख लो क्या क्या है। पहली चीज, ग्रिड को धन विभव देकर क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित कराते। क्रिस्टल को, ये जो ग्रिड लगाया है उसको कैसा कर दिया हमने, ये जैसे ये जाली है, ऐसे मान लो ये जाली, इसके बाद में ये क्रिस्टल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो इसको कैसा है, इसको धन विभव दे दिया, मतलब
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और उसके बाद में देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ में कैसा, इलेक्ट्रॉन बीम के साथ में कैसा बिहेवियर शो करता है। तो उसमें देखा कि धन विभव में इतनी वृद्धि करते हैं कि क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनों का ब्रेक परावर्तन हो जाए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं और अब ये इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, वैसे तो ये इसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है। अब हम लोग इस ये जो पॉजिटिव बैटरी का वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं, और ये देखते हैं कि इसका जो रिपल्सन है यहाँ से होने लग जाए। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है मान लो। हम लोग इसको तब तक उतना बढ़ाते हैं कि ये यहाँ पर आके इसका परावर्तन हो जाए, यहाँ से क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। तो जब रिफ्लेक्शन होने लग जाता है तो उस सिचुएशन में जो इसके अंदर जो कंजर्वेशन लॉज है, संरक्षण के नियम है, वो इस तरीके से संतुष्ट होते हैं कि एम स्टार का वैल्यू जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होगा ना, तभी वो संतुष्ट हो पाते हैं। इसलिए एम स्टार को इस कंडीशन में क्या बोल देते हैं हम लोग, नेगेटिव, कि यहाँ से इस पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाते जाते और जब परावर्तन होने लग जाता है ना, उस कंडीशन में संतुष्ट इस तरीके से होंगे कंजर्वेशन लॉ पर, वो ऐसे सेटिस्फाई होंगे कि एम स्टार का वैल्यू नेगेटिव आए। तो इस कंडीशन में हम लोग एम स्टार का वैल्यू क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो इस स्थिति में क्रिस्टल द्वारा संवेग परिवर्तन अधिकतम होता है और प्रभावी द्रव्यमान का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं लगाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊं मैं, इस ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल को लगा के बढ़ाता रहूं, और जब तक ये परावर्तन नहीं हो तब तक ही बढ़ाऊंगा। परावर्तन होने में फिर कंडीशन अलग हो जाएगी। तो इसके ये परावर्तन नहीं हो, रिफ्लेक्शन नहीं हो, तब तक मैं इसको इंक्रीज कर जाता हूँ, और जब तक इंक्रीज करते जाते हैं वो परावर्तन नहीं हो, तब तक की सिचुएशन में ये जो कंजर्वेशन लॉज है वो इस तरीके से सेटिस्फाई होते हैं कि एम स्टार का वैल्यू जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये सेकंड देखो, इसके विपरीत यदि ग्रिड पर ऋण विभव देकर वृद्धि की जाए, और कब तक, जब क्रिस्टल से ब्रेक परावर्तन ना हो जाए, रिफ्लेक्शन ना हो, तब तक इंक्रीज कर रहा हूं, इस स्थिति में संवेग परिवर्तन अधिकतम होगा, परंतु प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा, धनात्मक होगा। इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो का जो भी कंसेप्ट है वो क्या है, एक इफेक्टिव है, मतलब एक्चुअल में वैसे नहीं है, लेकिन उसको कंजर्वेशन लॉज सेटिस्फाई हो उसके लिए वो कंसेप्ट बनाया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है यहाँ पे एक ग्रिड लगाया गया, उसको बैटरी से कनेक्ट करना पॉजिटिव और नेगेटिव से, और इसके पहले इधर क्या क्रिस्टल लगाया है। तो जब ये रिफ्लेक्शन होने लग जाए तब क्या है, नेगेटिव मास होगा, और जब सीधा जा रहा है तब क्या होगा, तब पॉजिटिव मास होगा। ठीक है, चलिए ये इसका भी हो गया। अभी मैं लास्ट यूनिट की एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। लास्ट यूनिट की टाइम कितना है, 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। लास्ट यूनिट वैसे मैंने लास्ट यूनिट आपने करा नहीं है, लेकिन लास्ट यूनिट की 2 छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। हाँ जी, एक तो मैं अति चालकता के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ, अति चालकता। इस चैप्टर का नाम ही अति चालकता ही है, मतलब सुपर कंडक्टिविटी। देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है, क्या पता वो भी कर पाया आप एग्जाम में। एक तो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। एक होता है डायामैग्नेटिक, इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। एक होता है लोह चुंबकीय, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ी सी डिटेल है, 5 मिनट में ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। ऐसा है, एक मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड मतलब उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उसके बाहर से चला जाता है, अंदर से नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है अंदर से। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर से निकल जाएगा, उसके अंदर से आएगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये इसके अंदर से जाने लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। मतलब इनमें चुंबकीय गुण होते हैं, इनमें एक तरीके से चुंबकीय गुण डायरेक्टली। लोह चुंबकीय मटेरियल ऐसा होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो आप, तो रखो मैग्नेटिक फील्ड में, और थोड़ी देर बाद में हटा लो, हटाने के बाद में उनमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी रहती है। जैसे निकल हो गया या आयरन हो गया, उनकी बात कर रहे हैं।
तो इनमें क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड में रख के थोड़ी देर रख लो और उसके बाद में हटाने के बाद में भी इनमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहता है। वो होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक, जिनको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेटिक टाइप का प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है इनके अंदर, ये चीज़ होती है। एक तो ये इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन हो जाती है। एक मैं बताऊँ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। सुपर कंडक्टिविटी, जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट सुपर कंडक्टिविटी पे है। जापान वाली बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, मोदी जी वाली बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, जैसे ऐसा है कि मटेरियल होते हैं, कंडक्शन होता है, जैसे अर्धचालक होते हैं, चालक होते हैं और एक अचालक होते हैं। इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें कंडक्टिविटी की बात करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक मटेरियल ऐसे होते हैं, मटेरियल जो ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर को मैं एक प्रॉपर्टी ऐसे देखेगी कि जब मटेरियल, जैसे मान लो ये है, अब इसमें तो पता नहीं किसका बना हुआ और इसके अंदर पता नहीं काम भी करता है कि नहीं, सुपर कंडक्टिविटी होगा कि नहीं। लेकिन कुछ मटेरियल्स में ऐसा देखा गया कि उनका टेम्परेचर कम किया गया, टेम्परेचर कम किया गया, टेम्परेचर कम किया गया और एक लिमिट पे जाके ऐसे पता चला कि जैसे उस लिमिट को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। उससे जब कम ताप कर दिया गया, टेम्परेचर को टीसी से कम कर दिया गया, तब उनके अंदर अचानक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, अचानक उनके अंदर चुंबकीय गुण आ गया। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। मैंने जो बोला उसको भूल जाओ, मैंने गलत बोल दिया, दोबारा सुनो। टेम्परेचर कम किया गया, टेम्परेचर कम किया गया, टेम्परेचर कम किया गया और एक टेम्परेचर ऐसा आया उसके बाद में और टेम्परेचर कम करते हैं ना, तो वो जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल हो गया। उसकी जो कंडक्टिविटी है वो होगी इनफाइनाइट, और जो रेसिस्टिविटी हो गया उसका जीरो। उसका जो प्रतिरोधकता थी वो हो गई जीरो और चालकता कितनी हो गई, अनंत हो जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जाके। इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं क्या, अतिचालक पदार्थ, सुपर कंडक्टर। और ये जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करने पर क्या हो जाता है, उसकी जो चालकता है वो अनंत हो जाती है और जो प्रतिरोधकता है वो जीरो हो जाती है। रेसिस्टिविटी विल बी जीरो, कंडक्टिविटी विल बी इनफाइनाइट, ये हो जाता है, ठीक है ना। और इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसके लिए एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उनके लिए एक इफेक्ट होता है, माइजनर इफेक्ट बोलते हैं उसको, माइजनर प्रभाव। तो माइजनर प्रभाव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, माइजनर इफेक्ट। तो जो माइजनर इफेक्ट है वो क्या है, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। हाँ, माइजनर इफेक्ट क्या बताता है, देखो सुनो। माइजनर इफेक्ट ये बताता है कि जैसे टेम्परेचर आपका सुपर कंडक्टिव मटेरियल है, सपोज ये है, ये सुपर कंडक्टिव मटेरियल है। अब अपने को पता है कि इस मटेरियल को अगर टेम्परेचर टीसी से, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाए तो ये सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा। इससे ऊपर तो सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, इसके ऊपर कंडक्टिविटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें एक चीज़ ऐसे दी गई, ये जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल उनका मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बिहेवियर देखा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बिहेवियर देखिए इसका, कि जब टेम्परेचर टीसी से कम है तो उस पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास होता है, ठीक है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब टेम्परेचर से क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, मतलब अतिचालक पदार्थ है वो, सुपर कंडक्टिविटी का जब प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है ना, इस चीज को ऐसे देखा गया मैथमेटिकली, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इसको मैथमेटिकली ऐसे शो किया गया। एक इसमें एक पेज और होना चाहिए था, एक सेकेंड, एक पेज और था इसमें, वो आया कैसे नहीं। एक सेकेंड, एक पेज और था इसके अंदर, चलो वो पेज तो आया ही नहीं इसके अंदर। इसमें क्या होता है फाइनली जाके,
हम लोग ये काम करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को जीरो पुट करके हम लोग जो काई है ससेप्टिबिलिटी उसका वैल्यू नेगेटिव में फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? नेगेटिव में जाके। सुपर कंडक्टर्स के लिए इसका वैल्यू -1 मिलता है, तो ये वैल्यू -1 मिलता है किसके लिए? इसके लिए। तो ये प्रॉपर्टी को आगे जाके शो किया जाता है माइजनर इफेक्ट के अंदर, माइजनर प्रभाव के अंदर। तो एक बार देख लेना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से समझ आ जाएगा। यहाँ पे बी का जो वैल्यू है वो जीरो पुट कर देते हैं, और जीरो पुट करके एक फॉर्मूला मिलता है, उसमें एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब एक्स नहीं, ये काई है, ये काई का वैल्यू क्या मिलता है? ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू -1 मिलता है। ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए होता है। तो ये माइजनर इफेक्ट क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पे किस तरीके से इफेक्ट होता है उस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, मैं इसको यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। तो जो यूनिट नंबर 4 प्रिपेयर नहीं किए हैं वो, एक तो ये जो मैंने अभी छोटी छोटी 2-3 चीज़ें बताई ये ध्यान रख लेना, और इमेजिनरी इफेक्ट को देख लेना। बाकी तो वो जो चीज़ें हैं हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पहले सारे यूनिट्स पढ़े हैं, यूनिट नंबर 3 तक, और उसके अलावा कुछ चीज़ों पे जिन पे फोकस नहीं किया था वो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, तो वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख जाना। बाकी ऐसा है कि पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, तो आधे लोगों को तो काफ़ी चीज़ें आती है लेकिन वो भूल जाते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि प्रेशर इतना रहता है। तो ऐसा है कि कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो उस टॉपिक से रिलेटेड लिख के आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो उस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिख के आए जो भी आपको आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है, और पढ़िए। एक रात है, फाइनल ईयर का, ग्रेजुएशन का एक रात बाकी है, उसके बाद में कॉलेज लाइफ फिनिश हो जाएगी आपकी, और आपका होपफुली फिनिश हो जाए, तो अच्छी बात है। और तो एक रात है, बस पढ़िए और पेपर देख के आइए, ठीक है ना, और फिर लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। और हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बीएससी की, IIT JM की, CSR नेट के कोर्सेज अवेलेबल है, तो आपके कोई भी सीनियर जूनियर जो भी हो जिनको कोचिंग करनी हो इस टाइप की, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।